नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 21 में। छायावाद पर आधारित यह पहला पेपर है। एक पेपर और है और उसके बाद प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर आधुनिक काल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये जो मेजर पोर्शन है लगभग कवर हो गया है। बचे हुए 20 दिनों में बाकी बचे महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए जाएंगे। जो साथी नए हैं टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें और कोई भी शंका है तो साहित्य से संबंधित तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं निसंकोच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, छायावाद की कालावधि मानी गई है। छायावाद की कालावधि क्या मानी गई है? सन 1918 से 1938 तक। कई बार ये 36 भी मिलता है, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं विकल्प के आधार पर। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? तो मुकुटधर पांडे हैं। तीसरा प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? तो विरोध किया था महादेवी वर्मा ने। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग छायावाद को कहकर छायावाद का विरोध किया था। चौथा प्रश्न है, पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, महान भाव शिल्पी हैं और सौंदर्य के निरंतर निखरते सूक्ष्म रूप को वाणी देने वाले, एक संपूर्ण युग को प्रेरणा देने वाले प्रभाव शिल्पी भी। उक्त कथन किसका है? उक्त कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। डी विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो वह छायावाद में है। ध्यान रहे, छायावाद में रहस्यवाद पूछा जाता है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? प्रसाद निराला, मुकुटधर पांडे, नामवर सिंह। तो मुकुटधर पांडे इसके लिए जाने जाते हैं। सातवां प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किसने किया? छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने माना है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह को पूछा जाता है। ये डॉक्टर नगेन ने कहा है। यदि आ जाए छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं कहा है तो रामविलास शर्मा होंगे। नवा प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, सौंदर्य भावना, परंतु ब्रज भाषा में रचना इसकी विशेषता नहीं है। आंसू किस प्रकार का काव्य है? आंसू किस प्रकार का काव्य है? 10वां प्रश्न है, आंसू किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक काव्य संकलन है। छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपेषण, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपेषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल। शुक्ल जी ने माना है छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपेषण। 12वां प्रश्न है, आंसू काव्य को जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार किसने कहा है? आंसू काव्य को जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार किसने कहा है? तो नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। पहला ही विकल्प सही है। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की काव्य विशेषता है? किस युग की काव्य विशेषता है? तो छायावाद की यह विशेषता है, चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली। छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता है? छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता है?
लघुत्रयी, ध्यान रहे लघुत्रयी, वर्मात्रयी, ये सब त्रयी पूछी जाती हैं। महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, तो ये लघुत्रयी में नहीं आते हैं। लघुत्रयी को ही वर्मात्रयी भी कहा जाता है, जिसमें महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा तीनों आते हैं। छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी है? छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा भगवान दीन ने दी है। ध्यान रहे कि भगवान के लिए सभी छोकरे ही हैं, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। 16वां प्रश्न है, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने माना है? झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा है? तो नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। 17वां प्रश्न है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंथ के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया है? ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंथ के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया था? तो प्रसाद जी को घोषित किया गया था। छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? छायावाद को शक्ति काव्य, तो छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने परिभाषित किया है। हिंदी की पहली छायावादी कविता कौन सी मानी जाती है? हिंदी की पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात, जो कि झरना में छपी थी, को माना जाता है। एक काव्य संग्रह है जिसमें कई सारी कविताएं संग्रहित होती हैं। उसी तरह झरना में प्रथम प्रभात कविता छपी थी, जिसे पहली कविता हिंदी की मानी जाती है, जो कि छायावादी है। 20वां प्रश्न है, आंसू काव्य को अतिशय भावुकता, कचाई कैशोर प्रयोग तथा यूटोपिया लक्षित काव्य किसने कहा है? आंसू काव्य को अतिशय भावुकता, कचाई कैशोर प्रयोग और यूटोपिया लक्षित काव्य किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। बी विकल्प यहाँ पर सही है। कामायनी लिखने में जयशंकर प्रसाद को कुल कितना समय लगा? कामायनी लिखने में जयशंकर प्रसाद को कुल कितना समय लगा? 7 वर्ष का समय लगा। छायावाद, 22वां प्रश्न है, छायावाद को विच्छित मोती की सी तरलता किसने कहा है? छायावाद को विच्छित मोती की सी तरलता किसने कहा है? तो प्रसाद जी ने कहा है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल जी के अनुसार पूछा जाए तो श्रीधर पाठक हैं। छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है? छायावाद का शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है? फैंटेस्माता से जोड़ा है। फैंटेसी, फैंटेस्माता, इनका अर्थ ये होता है अतिकल्पना। छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रणयानुभूति की प्रधानता, सौंदर्यनिष्ठ चेतना, दलितों का समर्थन व उत्थान, ये प्रगतिवाद की विशेषता है, छायावाद की नहीं, कर्मवाद। तो सी विकल्प यहाँ पर सही है। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना है? छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना है? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, पंत। वाजपेयी जी ने इन्हें माना है कि छायावाद सांस्कृतिक नवजागरण से संबंधित है। छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? प्रकृति का मानवीकरण से। अट्ठाईसवां प्रश्न है, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका है? छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका है? तो वह है मुकुटधर पांडे जी का।
सी विकल्प यहाँ पर सही है। 29वां प्रश्न है, छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना है? छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना है? आचार्य शुक्ल जी ने माना है। बी विकल्प यहाँ पर सही है। कलाधर, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो प्रसाद जी का है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसके द्वारा प्रदान की गई है? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो वो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी के द्वारा प्रदान की गई है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा नंदुलारे वाजपेयी जी के द्वारा प्रदान की गई। 32वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को ब्रजभाषा से खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? 32वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को ब्रजभाषा से खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो उसका नाम है प्रेम पथिक। पहला ही ऑप्शन सही है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो अभिव्यंजना का। साथियों, आज व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि उम्मीद है कि 200 प्रश्न हम करवा दें छायावाद पर, और छायावाद पर स्पेशली 200 प्रश्न का मतलब है कि बेसिक से एडवांस सब कुछ कवर। इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। परीक्षा देने के बाद आप पाएंगे कि सारे प्रश्न जो भी 1, 2, 4 छायावाद से आएंगे वो इसी से होंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। और ज़्यादा व्याख्या का मतलब है कि अत्यधिक समय का दोहन। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे ताकि जल्दी से समाप्त हो और आपको अधिक से अधिक गेन भी हो सके। 200 प्रश्न हो जाएंगे तो इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आधुनिक काल से जो भी प्रश्न बनेंगे उसमें छायावाद का अगर एक दो प्रश्न आएंगे तो बहुत खींच के आएंगे। तो 2 प्रश्नों के लिए 200 बहुत है। तो आप निश्चिंत रहें कि वन लाइनर के रूप में हम पढ़ें, ज़्यादा बेहतर है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? 34वां प्रश्न है। और एक चीज़ और है कि हाँ, कहीं पर अगर गड़बड़ी हो तो बिल्कुल आप हमें बताइए, उसका संशोधन किया जाएगा। उम्मीद तो यही है कि गड़बड़ ना हो। फिर भी अगर कोई गलती होती है तो तुरंत आप कमेंट करें, टेलीग्राम में आप हमें मैसेज करें, जुड़िए। अगर आप जुड़ेंगे तभी ग्रुप बढ़ेगा। अगर आप इस घड़े में 4 बूंद पानी डालें और चारों निकाल लिए तो घड़ा खाली हो जाएगा। बस वैसे ही ग्रुप है, जुड़िए। आपको तभी वहाँ चीज़ें मिलेंगी। आप गए वहाँ मैसेज किए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे रहेगा? तो आप हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करेंगे। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। झरना छायावाद की पहली रचना है और ये सब पूछी जाती हैं सीरियल से, तो इनके लिए एक सूत्र है झालक। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये याद रहे। झालक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो दर्शन आता है। 15 सर्ग हैं, 15हों सर्ग के नाम बताए दे रहे हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये 15 सर्ग हैं। इनको आपको ऐसे याद रखना है
चिंता आशा श्रद्धा काम, चिंता आशा श्रद्धा काम, वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या, 4-4 के सेट में वासना लज्जा कर्म ईर्ष्या, इड़ा स्वप्न संघर्ष निर्वेद, इड़ा स्वप्न संघर्ष निर्वेद, लास्ट में बचता है दर्शन रहस्य आनंद। 3 बचेंगे। तो ये सर्गों के नाम है कामायनी के। आप इसी क्रम में लिख लीजिए 4-4 के 3 सेट, उसके बाद 3। 37वां प्रश्न है, किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? झारखंडी इनका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इनके माता पिता ने इनके जन्म के लिए जो झारखंड में भोलेनाथ हैं तो उनकी पूजा अर्चना की थी, तो वहीं शायद इनका जन्म भी हुआ था। तो इसीलिए उसी के बाद जब जन्म हुआ तो इन्हें झारखंडी नाम दिया गया। प्रसाद जी की बात हो रही है, बी विकल्प सही है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किस रचना में संकलित है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किस रचना में संकलित है? लहर में। 39वां प्रश्न है, लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं, लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नाचती पंथ किस कृति में है? लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नाचती पंथी कामायनी में है। डी विकल्प सही है। कामायनी का प्रकाशन काल है, कामायनी का प्रकाशन काल याद रखें 1935 है। कामायनी के सर्ग और उसमें प्रयुक्त छंदों के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कामायनी के सर्ग, कामायनी के जो सर्ग हैं उनमें एक विशेष छंद है, सभी में अलग अलग छंद है। तो उसके लिए ये प्रश्न है कि आनंद सर्ग सखी छंद, वासना सर्ग रूपमाला छंद, संघर्ष सर्ग रोला छंद, लज्जा सर्ग चौपाई छंद। तो यहाँ पर सही क्या है? लज्जा सर्ग जो है, यहाँ चौपाई की तो बात ही नहीं हुई कामायनी में, चौपाई जिसमें आ जाए उसको आपको गलत कर देना है, काट देना है। लज्जा सर्ग है लावनी में, लज्जा सर्ग है लावनी में। इसके लिए लावनी में और कौन सा है? इस्र लड़का, ऐसे आप याद रखें, इस्र लड़का लावनी छंद में है। इस्र में कौन सा है? ई से इड़ा, स्रा से श्रद्धा, ला से लज्जा, रा से कौन सा है? रहस्य है, का से काम है। ये सब लज्जा सर्ग के अंतर्गत हैं। बाकी सभी सही हैं। वासना सर्ग रूप माला छंद, संघर्ष सर्ग रोला छंद और आनंद सर्ग सखी छंद। आल्हा में भी लिखा गया है तो चिंता आशा स्वप्न निर्वेद आला छंद में है। निम्नलिखित में से किस कवि को छायावाद, प्रगतिवाद और प्रगतिवाद का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस कवि को छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है वह ब्रुवाहन, अयोध्या का उद्धार, प्रेम राज्य, उपर्युक्त सभी। निराला किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे? निराला किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे? स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु मानते थे। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? तो वह है राम की शक्ति पूजा। 60 में इसको जब लिखा जाएगा तो RKS पे लिखा जाएगा ताकि याद करने में आसानी रहे, पढ़ने में आसानी रहे, कम जगह में जल्दी हो जाए। राम की शक्ति पूजा का मूलाधार है, राम की शक्ति पूजा का मूलाधार है कृत्तिवास रामायण। कृत्तिवास रामायण ज़्यादातर
वाल्मीकि रामायण की बात होती है, आध्यात्मिक रामायण की, यहाँ पर कृतिवास की बात होगी। निराला का प्रथम काव्य संग्रह इनमें से कौन सा है? निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो अनामिका है। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, अपगीतु। अपगीतु, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। बादल राग के रचयिता हैं निराला जी। बादल राग के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित हैं? अनामिका काव्य निराला जी के द्वारा रचित है। महूंग महंगा रहा, महूंग महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है? निराला जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता मानी जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता कौन सी मानी जाती है? भारत माता की वंदना, जन्मभूमि, उपर्युक्त दोनों। प्रकृति पंथ की सौंदर्य दृष्टि का सहज आलम्बन है। प्रकृति पंथ की सौंदर्य दृष्टि का सहज आलम्बन है और उनकी वाणी का सहज विषय, और उनकी वाणी का सहज विषय। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर देवराज का है। 53वां प्रश्न है, कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया? कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया। आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन सा है? आधुनिक काल में ब्रज भाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर है। 55वां प्रश्न है, पंत जी सुंदर के ही कवि हैं। पंत जी सुंदर के ही कवि हैं, यद्यपि उनका सुंदर शिव और सत्यम से सुनते नहीं हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का है। कथनों को आप विशेष रूप से याद रखें। पंत जी सुंदर के ही कवि हैं, पंत जी सुंदर के ही कवि हैं डॉक्टर नगेंद्र। यद्यपि उनका शिव सुंदर शिव और सत्यम से सुनते नहीं हैं, यह प्रसिद्ध कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है। 56वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा है? महादेवी को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा है? ये किस नहीं की होना चाहिए। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया है? आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश निराला जी ने किया है। बी विकल्प यहाँ पर सही है। अपराजिता के रचयिता कौन है? अपराजिता के रचयिता रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। रविंद्र कविता कानन के रचयिता हैं। रविंद्र कविता कानन निराला जी की रचना है। विधवा को इष्टदेव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा? विधवा को इष्टदेव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा है? निराला ने कहा है। निराला की जूही की कली उदाहरण किसका है? जूही की कली मुक्त छंद का है। रबड़ छंद या केचुआ छंद? 62वां प्रश्न है, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं का लक्ष्य करके लिखा गया है? तो उनको मुक्त छंद के निराला के जो मुक्त छंद था उसको रबड़ छंद या केचुआ छंद की संज्ञा दी थी, इसीलिए इन्हीं की रचनाओं को लक्ष्य करके लिखा गया है। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? निराला का जन्म कहाँ हुआ था? मेदिनीपुर, महिषादल, बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। हालांकि इनके पिता उन्नाव के रहने वाले थे। निराला की लंबी कविताओं में कौन सी लंबी कविता नहीं है? निराला की लंबी कविताओं में कौन सी लंबी कविता नहीं है? तो कुकुरमुत्ता है, सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है, परंतु भिक्षुक लंबी कविता नहीं है।
5-6 पंक्तियों की है। सभी ने 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ा जरूर होगा। पीठ और पेट मिल कर हो गया है एक, पीठ पर लेता है लकुटिया टेक, ऐसे कुछ पंक्तियां थी। 65वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में निराला की इन 2 कविताओं का सार तत्व समाहित है। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन 2 कविताओं का सार तत्व समाहित है। तुलसीदास और सरोज स्मृति का। 66वां प्रश्न है, जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वापस कर दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी वापस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरस्वती पत्रिका में छपने के लिए भेजा होगा, तो इन्होंने कहा यह बहुत अश्लील है। हालांकि इससे निराला जी को बहुत ही प्रसिद्धि मिली बाद में, परंतु द्विवेदी जी ने मना कर दिया था। कौन सी रचना शोक गीत के रूप में लिखी गई है? कौन सी रचना शोक गीत के रूप में लिखी गई है? तो अपनी पुत्री के निधन के बाद सरोज स्मृति इन्होंने लिखी, शोक गीत है ये। नेताजी के साथ किस कवि की 1997 ईस्वी में जन्म शती मनाई गई? नेताजी के साथ किस कवि की 1997 ईस्वी में जन्म शती मनाई गई? 1897 से 1961 तक इनका जीवन काल रहा, वो थे निराला जी। सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की थी? जिनकी पुत्री थी वही करेंगे, निराला जी। अनामिका का द्वितीय संस्करण कब निकला? अनामिका का द्वितीय संस्करण कब निकला था? 1938 में निकला था। यहीं अभी पहला संस्करण पूछ लिया जाए तो 1923 है। महाराज शिवाजी का पत्र, महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की कविता है? पंत प्रसाद नागार्जुन निराला। महाराज शिवाजी का पत्र निराला की कविता है। ये कान्य कुब्ज कुलकुलांगार, ये कान्य कुब्ज कुलकुलांगार खाकर पत्तल में करते छेद किससे संबंधित है? सरोज स्मृति से संबंधित है। ये कान्य कुब्ज कुलकुलांगार खाकर पत्तल में करते छेद। 73वां प्रश्न है, दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, दिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध, पंक्ति किससे संबंधित है? तो राम की शक्ति पूजा से संबंधित है, जो कि शक्ति पूजा छंद में लिखी गई है। इसका छंद भी कई बार पूछा जाता है, तो ये निराला जी का मौलिक छंद है, शक्ति पूजा छंद, उसी में ये लिखी गई है। प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ, पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। ये एक वंदना थी, वरदे वीणा वादिनी वरदे, उसी में ये पंक्तियां हैं, अड़िमा में संग्रहित है। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता निराला जी हैं। 76 किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो वो निराला जी हैं। गीतिका के रचनाकार हैं। अपगीतु से आपको याद होगा, निराला, अनामिका, परिमल, गीतिका तुलसीदास, निराला। अस्ताचल रवि, अस्ताचल रवि किसकी कविता है? अस्ताचल रवि निराला की कविता है। आज क्यों तेरी वीणा मौन है, आज क्यों तेरी वीणा मौन है, पंथ के रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी। छायावाद की वृहत त्रयी में कौन शामिल नहीं है? छायावाद की वृहत त्रयी में कौन शामिल नहीं है? लघुत्रयी, वर्मात्रयी एक है, वृहत त्रयी अलग है, जिसमें ये तीनों हैं, परंतु महादेवी वर्मा नहीं है। मैं नीर भरी दुख की बदरी, मैं नीर भरी दुख की बदरी, पंथ किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है।
महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी थी? महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी थी। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है तो निहार है। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, निहार निशाएं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। ये कालक्रम के अनुसार ट्रिक बताई गई है, तो ध्यान रखेंगे। बिल्कुल आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा को कहा गया है। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो महादेवी वर्मा के गीतों में। 86 नंबर प्रश्न, मैं कण कण में घोल रही हूँ, मैं कण कण में घोल रही अली, आंसू के मिस प्यार किसी का, आंसू के मिस प्यार किसी का, पंथ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। मिलन का नाम मत लो, मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूँ, पंथ के रचनाकार कौन है? मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूँ, महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। सप्तपर्णा, सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? ये भी महादेवी वर्मा की है। दीपशिखा काव्य ग्रंथ किस कवि का है? दीपशिखा 1942 में आया था, ये भी महादेवी वर्मा जी का है। निहार का कविता काल क्या है? निहार का कविता काल क्या है? 1930 है। 1935 में नीरजा आई थी इनकी, नीरजा 1935 में आई थी, लेकिन निहार आई थी 1930 में। निहार निशाय, निहार, रश्मि, नीरजा, संगीत, यामा। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक रचना को लक्षित करके नहीं, संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा। केवल हिंदी में 4 रचनाएं हैं, चिवकिया से याद रखें, चिदम्बरा, उर्वशी, कितनी नावों में कितनी बार, या यामा। 91, कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। 92, किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया? तो सुमित्रानंदन पंत जी को दिया। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन है? कला और बूढ़ा चांद के रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अपने जीवन काव्य के उत्तर में, अपने जीवन काव्य के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। लोकायतन के रचयिता हैं, लोकायतन के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अंतिम रचना है 1964 में आई थी। पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? तो वह ग्राम्य है। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, ये सब प्रगतिवादी हैं। 97 पे आ गए हैं। कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? साकेत, कामायनी, परिप्रवास, पल्लव। पल्लव महाकाव्य नहीं है, बाकी सभी महाकाव्य है।
परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित हुई थी? परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस काव्य ग्रंथ में संकलित हुई थी? तो वह पल्लव में हुई थी। ए विकल्प यहाँ पर सही है। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के पल्लव में संकलित हुई थी। इसे छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। पंत की पहली रचना कौन सी है? पंत की पहली रचना गिरजे की घंटा है। गिरजे का घंटा 1916 में आई थी। सुमित्रानंदन पंत। मुक्त करो नारी को चिरबंदनी नारी को, मुक्त करो नारी को चिरबंदनी नारी को पंक्ति कहाँ से ली गई है? युगवाणी से ली गई है। पंत की है और 1939 में आई थी युगवाणी। डी विकल्प यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। अगला पेपर है प्रैक्टिस पेपर नंबर 22 छायावादी युग भाग 2। इसको आज हम पूरा करेंगे साथियों। इसके बाद आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। कैसी लग रही है प्रैक्टिस ज़रूर बताएं। अगर थोड़ा सा आवाज़ का इशू है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि गले में थोड़ी सी खराश है और इसी कारण से कल मैं टेस्ट पेपर नहीं करवा पाया था। तो थोड़ा सा मैनेज कर लें। उम्मीद है कल तक सही हो जाएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। असुमेलित विकल्प का चयन करना है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। छायावाद की पहली कविता कुररी के प्रति मानी जाती है। हिंदी में गीति काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने किया। नंदुलारे वाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो यहाँ पर ये सही नहीं है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला देखते हैं। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन किसका है? यह कथन है नामवर सिंह का। तीसरा प्रश्न है, वह छायावाद मूर्त काव्य है। वह छायावाद मूर्त काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। पहला ही विकल्प सही है। छायावाद के संबंध में असुमेलित विकल्प का चयन करें। हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यंग्यार्थ प्रधान शैली। सुशील कुमार अस्पष्टतावाद। सुमित्रानंदन पंत शक्ति काव्य। बच्चन सिंह स्वच्छंदतावाद। ये नामकरण है छायावाद के संबंध में, तो ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। पांचवा प्रश्न है, छायावाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? छायावाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? छायावाद कल्पना प्रधान काव्य कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। छायावादी युग को खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। छायावाद का घोर समर्थक पत्र जागरण है। छायावाद का घोर समर्थक पत्र जागरण है। छायावाद की चरम परिणति युगांत काव्य में देखी जाती है। तो ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। जयशंकर प्रसाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जयशंकर प्रसाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत पूछा गया है। 3 सत्य होंगे और 1 गलत होगा।
प्रसाद जी के बचपन का नाम झारखंडी था। प्रसाद जी बचपन में कलाधर उपनाम से खड़ी बोली में रचना करते थे। बचपन में, आप समझ रहे हैं, बचपन में। इनका जयशंकर प्रसाद नामकरण बैद्यनाथ धाम में हुआ था। घर में प्रसाद जी को लोग खांडे राव, हाँ, जयशंकर प्रसाद को खांडे राव नाम से भी बुलाते थे। 5-6 नाम इनके मिलते हैं, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? जयशंकर प्रसाद के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? मैं मान रहा हूँ कि आज मैं थोड़ा भी व्याख्या नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा गला भी गड़बड़ है और परीक्षा भी नज़दीक है, और छायावाद से 1 या 2 प्रश्न आएंगे। उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना, सामान्यतः सही हो जाएगा केवल इन्हीं प्रश्नों को सुनने मात्र से। परीक्षा के बाद एक बार फिर से प्रयास किया जाएगा कि इसे करवाया जाए, ताकि आगामी परीक्षाओं में आपका लाभ हो, और जब वो करा दिया जाएगा तब इस पेपर को हटा दिया जाएगा। जयशंकर प्रसाद के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो उनके पुत्र का नाम रत्नशंकर था। इन पर शैव दर्शन का प्रभाव था। इनके गुरु का नाम हीरालाल था। इनकी पहली कविता सावन पंचक भारतेंद्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। केवल ये तथ्य सही नहीं है, बाकी सभी सही है। 8वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? जयशंकर प्रसाद के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? झरना को छायावाद की प्रयोगशाला माना जाता है। सही है। प्रसाद की पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात में उनके काव्य संग्रह झरना में संकलित है। ये भी सही है। आंसू प्रसाद का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। प्रसाद जी को रामचंद्र शुक्ल ने पुरातन पंथी कहा है। ये गलत है। 9वां प्रश्न है, यह वाद क्या प्रकट हुआ? यह वाद क्या प्रकट हुआ? एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। रामचंद्र शुक्ल के इस कथन में वाद शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रामचंद्र शुक्ल के इस कथन में वाद शब्द छायावाद के लिए प्रयुक्त हुआ है। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, तो ये वाद शब्द यहीं से शुरू होता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा यह वाद क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। शुक्ल जी के इस कदम वाद शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? छायावाद के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का मूल्यांकन किस रूप में किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का मूल्यांकन किस रूप में किया है? चित्र भाषा शैली के रूप में किया है। बी विकल्प सही है। किस कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावाद कहना चाहिए? किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावाद कहना चाहिए। ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। छायावाद शब्द केवल चल पड़ने के जोर से ही स्वीकार्य हो सका है। छायावाद शब्द केवल चल पड़ने के जोर से ही स्वीकार्य हो सका है, नहीं तो इस श्रेणी की कविता का प्रकृति को प्रकट करने में यह शब्द एकदम असमर्थ है। यह कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। 13वां प्रश्न है, प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहना कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है। प्रसाद के छायावाद का प्रवर्तक कहना, प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहना कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का।
14वां प्रश्न है, छायावादी कविता के आदि प्रवर्तक। छायावादी कविता के आदि प्रवर्तक के रूप में प्रसाद जी का नाम प्रतिष्ठित हो चुका है। प्रसाद जी का नाम प्रतिष्ठित हो चुका है। कथन किसका है? तो ये विजयपाल सिंह जी का है। छायावाद के प्रवर्तकों को उनके प्रस्तुताओं के साथ सुमेलित करिए। छायावाद के प्रवर्तकों को उनके प्रस्तुताओं के साथ सुमेलित कीजिए। प्रवर्तक और प्रस्तुता दिए गए हैं। ये विकल्प यहाँ पर सही है। आइए मैच करते हैं अब। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे ने को माना है रामचंद्र शुक्ल ने। सुमित्रा नंदन पंत को माना है राम दुलारे वाजपेयी ने। माखनलाल चतुर्वेदी को प्रभाकर माचवे ने। वहीं जयशंकर प्रसाद को इलाचंद्र जोशी ने। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह उद्घोष किसका है? यह उद्घोष महादेवी वर्मा का है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन हैं? मुकुटधर पांडे जी हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर प्रसाद जी की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम चुनिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार पर प्रसाद जी की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम चुनिए। कानन कुसुम, करुणालय प्रथम गीत नाट्य है। महाराणा का महत्व, झरना। तो ये सही विकल्प है। उन्नीसवां प्रश्न है, चेतना लहर न उठेगी। चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र थिर होगा, संध्या हो सर्ग प्रलय की, विच्छेद मिलन फिर होगा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां प्रसाद जी की किस रचना से उद्धृत हैं? चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र थिर होगा, संध्या हो सर्ग प्रलय की, संध्या हो सर्ग प्रलय की, विच्छेद मिलन फिर होगा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां प्रसाद जी की किस रचना से उद्धृत हैं? तो ये आंसू की हैं। 20वां प्रश्न है, कामायनी में सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठकर आनंद की जो स्थिति है, वैसी ही स्थिति आंसू में वेदना की है। वैसी ही स्थिति आंसू में वेदना की है। कथन किसका है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। इक्कीसवां प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखते हैं, विषाद, विषाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक सेकेंड, कविता और कवि दिए गए हैं और यहाँ पर विषाद जयशंकर प्रसाद की है, संध्या सुंदरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, एक तारा सुमित्रा नंदन पंत की है, प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन महादेवी वर्मा की है। पहला ऑप्शन इसका सही है। 3 4 2 1, तो इसे आप लोग मैच कर लीजिएगा। कामायनी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा कथन असंगत है? 22वां प्रश्न है, कामायनी के संदर्भ में कौन सा आचार्य शुक्ल का कथन गलत है? यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इसे काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और व्यवस्थित रूप में चित्रित होती। कर्म को कवि ने या तो अन्य काम्य यज्ञों के बीच दिखाया है अथवा उद्योग धंधों का शासन
उद्योग धंधों या शासन विधानों के बीच माना है। वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की गूंज सर्वत्र है। प्रसाद जी प्रबंध क्षेत्र में भी छायावाद की चित्रावधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बांध गए हैं। कामायनी के संबंध में आचार्य शुक्ल का कथन कौन सा असंगत है? तो ये वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की गूंज सर्वत्र है। सी विकल्प गलत है, बाकी सभी सही है। 23वां प्रश्न है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ लज्जा सर्ग से ली गई हैं। 24वां प्रश्न शुरू करेंगे। 24वां प्रश्न है, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला प्रश्न है 25वां, काम मंगल से मंडित श्रेय। ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं प्रश्न, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और कुछ संभावित प्रश्न सभी इसमें समाहित हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि अभी हमें और कुछ पढ़ना है छायावाद पर, परेशान ना हो, सब इसी में से मिलेगा। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो वो श्रद्धा सर्ग से अवतरित है। 26वां प्रश्न है, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास के रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसीलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? देखिए, झलक अगर आप याद रखेंगे, आंसू लहर कामायनी, ये आपको सीरियल मिल गया। बचा कौन? कानन कुसुम, तो यही सही है। 28वां देखते हैं, आंसू को प्रसाद जी की पहली छायावादी रचना किसने घोषित किया है? आंसू को पहली छायावादी रचना किसने घोषित किया है? बच्चन सिंह ने किया है। 29वां प्रश्न है, लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस करती रहती है। यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। 30वां प्रश्न है, प्रसाद जी की रचना लहर में कितने प्रकार के प्रगीत हैं? 3, 4, 5, 6। तो सही विकल्प है 5 प्रकार के प्रगीत हैं। 31वां प्रश्न है, पंत जी की काव्य ग्रंथ के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? असंगत कथन पूछा गया है। यह अतुकांत छंद में रचित कवि की प्रणय कथा है। यही इसकी विशेषता है कि यह अतुकांत है। प्रणय में अनुभूत की तीव्रता और असफलता के कारण इसमें विरह भावना का उच्च आदर्श व्यक्त हुआ है। इसमें कवि ने प्रेम के विविध रूपों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। ग्रंथ आधुनिक परिपाटी की एक प्रेम कथा है। यही असंगत है, बाकी सभी सही है।
32वां प्रश्न है, रहस्यवाद के प्रवृत्ति मूलक वर्ग को संबंधित कवि के साथ सुमेलित कीजिए। संबंधित कवि के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर 32 का बी विकल्प सही है। 4 3 2 1। दार्शनिक रहस्यवाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रकृति मूलक रहस्यवाद सुमित्रा नंदन पंत। प्रणय मूलक रहस्यवाद जयशंकर प्रसाद व महादेवी वर्मा। शक्तिपरक रहस्यवाद मैथिली शरण गुप्त। यह किसी भी बड़े कवि की कविता से निसंकोच मैत्री कर सकती है। यह किसी भी बड़े कवि की कविता से निसंकोच मैत्री कर सकती है। निराला जी का यह कथन किस कविता के संदर्भ में है? तो यह परिवर्तन के संदर्भ में है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। सुमित्रा नंदन पंत की आरंभिक कविताएं सुमित्रा नंदन पंत की आरंभिक कविताएं सच्चे अर्थों में छायावादी हैं। कथन किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। पंत जी की निम्नलिखित काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? पल्लव गुंजन, युगांत, युगवाणी। युगांत, युगवाणी यही सही अनुक्रम है। पंत जी की वे आंखें पंत जी की वे आंखें शीर्षक कविता में किसकी आंखों का वर्णन हुआ है? किसकी आंखों का वर्णन हुआ है? महाजन की आंखों का। गिरजे का घंटा 37वां प्रश्न है। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। सुमित्रा नंदन पंत की। युगवाणी में तो वर्तमान जगत के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में प्रायः जितने वाद, जितने आंदोलन उठे हुए हैं, सबका समावेश किया गया है। कथन किसका है? यह कथन आचार्य शुक्ल का है। युगवाणी में तो वर्तमान जगत के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में प्रायः जितने वाद, जितने आंदोलन उठे हुए हैं, सबका समावेश किया गया है। जूही की कली 38वां प्रश्न। जूही की कली कविता के संबंध में असंगत कथन चुनिए। ये इनकी पहली कविता है। इसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में सरस्वती में हुआ। उन्होंने तो लौटा दिया था, तो कैसे हो जाएगा। इस कविता में मानवीय वासनाओं की प्रकृति के माध्यम से प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति हुई है। अभिव्यंजना कौशल की दृष्टि से यह अत्यंत सशक्त रचना है। ये सभी सही है, सिर्फ ये असंगत है क्योंकि द्विवेदी जी ने वापस कर दिया था अश्लीलता का आरोप लगाकर। तो सरस्वती में छपने का कोई वही नहीं है। विजय वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी 1916 में। विजय वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी। विजय वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न अमल कोमल तन तरणी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां निराला की किस कविता से उद्धृत हैं? जूही की कली से। निराला जी की निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके विषय के साथ सुमेलित कीजिए। निराला की निम्नलिखित कृतियों को उनके विषय के साथ सुमेलित कीजिए। तो अनामिका, परिमल एवं गीतिका एवं तुलसीदास, तो ये छायावादी कविताएं हैं। कुकुरमुत्ता सभी ने पढ़ा होगा, व्यंग्यपरक है। कौन चूसा तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, ये व्यंग्यपरक रचना है। बेला नए पत्ते प्रगतिशील, अर्चना आराधना दार्शनिक एवं भक्तिपरक रचना है। यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है। 4 3 2 1। 41वां प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। 4 ही विकल्प हैं।
मुगल कालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक पराभव का चित्रण किसमें किया गया है? तुलसीदास में। महापुरुषों पर लंबी कविताएं अड़िमा में है। द्वितीय विश्व युद्ध के विध्वंस चित्र नए पत्ते में है। सर्वहारा संस्कृति का प्रतीक, सर्वहारा संस्कृति का प्रतीक कौन सा है? कुकुरमुत्ता। 4, 3, 2, 1 सही है। निरालाकृत तुलसीदास के संबंध में असंगत कथन है। निरालाकृत तुलसीदास के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तुलसीदास राम की शक्ति पूजा का पूर्व चरण है। यह आत्मचेतना का विश्व चेतना में लय का काव्य है। बिल्कुल सही बात है। इसमें भारतीय संस्कृत और औदात्य पूरी गरिमा के साथ अभिव्यक्त है। इसमें कवि के चिंतनशील व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कवि का चिंतन इसमें खूब व्यक्त हुआ है। डी विकल्प असंगत है, गलत है। गतानुगतिका के प्रति तीव्र विद्रोह उनकी कविताओं में आदि से अंत बना रहा। निराला जी के संबंध में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं और फिर सबसे कठिन छंद तथा तुक विधान का पालन करते हैं। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। वन बेला, ये तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत। चित्राधार जयशंकर प्रसाद परिक्रमा महादेवी वर्मा। 2, 3, 4, 5। बी विकल्प यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो वह है गीतगुंज। ये सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? नीरजा है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रेम पथिक, गीतिका, सांदगीत, गुंजन। इसके विकल्पों में चलते हैं तो 5, 1, 2, 3 यही सही है। पहला ही विकल्प इसका सही है। आइए अब देखते हैं। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद, गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सांदगीत महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, गुंजन। उनचासवां प्रश्न है, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। निहार निशाएं याद होगा तो आप बिल्कुल 49वें का बी खट से लगा देंगे, देर नहीं लगेगी। निहार निशाएं पूछा जाता है इसे। असंगत कथन चुनिए। 50वां प्रश्न है, असंगत कथन चुनिए। महादेवी की कविताओं में आरंभ से ही विस्मय, जिज्ञासा, व्यथा और आध्यात्मिकता के भाव मिलते हैं। उनकी कविताओं में वैसी अनेक रूपता नहीं मिलती जैसी निराला और पंत में मिलती है। महादेवी ने अज्ञात प्रीतम के प्रति प्रणय निवेदन किया और उनका प्रणय सुखमूलक है, तो ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। महादेवी के सभी गीतों में अनुभूति और विचारों के धरातल पर एकान्विति मिलती है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। यामा में
यामा में महादेवी वर्मा के कितने काव्य संग्रहों की कविताओं का संकलन हुआ है? यामा में महादेवी वर्मा के कितने काव्य संग्रहों की कविताओं का संकलन हुआ है? 4 का हुआ है। मेरे दुख के दोनों ही रूप हैं। 52वां प्रश्न है, मेरे दुख के दोनों ही रूप हैं। एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधनों में बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े असीम चेतना, सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतना का क्रंदन है। यह कथन किसका है? तो ये महादेवी वर्मा जी का कथन है। बहुत सारे इसमें कथनों वाले प्रश्न हैं, ज्यादातर वैसे ही प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, तिरपनवा प्रश्न है, इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना? यह कहा नहीं जा सकता। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। आधुनिक कवि महादेवी का संकलनकर्ता कौन है? इसके संकलनकर्ता महादेवी वर्मा स्वयं है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी स्फूर्त चेतना रचना की प्रतिभा कल्याणी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नयन में जिसके जलद, 56वां प्रश्न है, नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूँ, शलभ जिसके प्राण वह निठुर दीपक हूँ। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। 57वां प्रश्न है, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा क्रंदन में आहत विश्व हंसा। उपर्युक्त पंक्तियां महादेवी जी की किस कविता से उद्धृत हैं? बैनीर भरी दुख की बदली से ये पंक्तियां दी गई हैं। 58वां प्रश्न है, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर गए आरती बेला को सत सत लय से भर। ये काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा की किस कविता से उद्धृत हैं? ये काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा की किस कविता से उद्धृत हैं? यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। डी विकल्प सही है। महादेवी वर्मा की रचनाओं को प्राप्त पुरस्कारों के साथ सुमेलित कीजिए। महादेवी वर्मा को प्राप्त पुरस्कारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यामा पर इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, अभी बताया गया था। 59वां प्रश्न है, नीरजा काव्य के लिए इनको शेक्सपियर पुरस्कार 1934 से मिला। आधुनिक कवि महादेवी मंगला प्रसाद पारितोषिक 1944 में। संपूर्ण साहित्य के लिए भारत भारती सम्मान और यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा तो ज्ञानपीठ के लिए आप तुरंत, संपूर्ण साहित्य के लिए तुरंत आप ज्ञानपीठ पर चले जाएंगे, तो इसका ध्यान रखें। इन्हें ये आखिरी रचना है जिस पर ज्ञानपीठ मिला था, उसके बाद संपूर्ण साहित्य पर मिलने लगा। 60वां प्रश्न है, वन का महत्व प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीता का प्रयोग,
कथा गीता का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं? किस युग की विशेषताएं हैं? तो बेशक छायावाद की विशेषताएं हैं। वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद, भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीता का प्रयोग, काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति। छायावाद। 61वां प्रश्न है, सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं। सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। यथार्थवाद और छायावाद। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। छायावादी काव्यधारा के समानांतर, छायावादी काव्य के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा चलती रही। छायावाद के छाया शब्द का मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा? छायावाद के छाया शब्द का, छायावाद के छाया शब्द का मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने। मैं कृतार्थ दे तृणों लघु दोने में तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये सुमित्रानंदन पंत की। मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक। मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? श्री शारदा में हुआ। 67वां प्रश्न है, छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। किसने कहा है? छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। किसने कहा था? तो ये पंत जी ने कहा था। छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन महिला शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? छायावाद के बृहत्त्रयी की जब बात आए तो वहाँ पर महिला शामिल नहीं है, महादेवी वर्मा। प्रसाद पंत निराला है। महादेवी वर्मा लघुत्रयी या वर्मात्रयी में शामिल है, बृहत्त्रयी में नहीं। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। 70वां प्रश्न है, छायावाद के लघुत्रयी में कौन शामिल नहीं है? छायावाद के लघुत्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो बिल्कुल ये सभी वर्मा, इसीलिए इसे वर्मात्रयी भी कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी इसमें शामिल नहीं है। 71वां प्रश्न है, कामायनी की श्रद्धा को विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति और इड़ा को व्यावसायिकता बुद्धि कहा था। कामायनी की श्रद्धा को विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति और इड़ा को व्यावसायिका बुद्धि कहा था। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का। 72वां प्रश्न है, सन 1928 ईस्वी सुधा के अक्टूबर अंक में कामायनी के चिंता सर्ग का अंश छपा। अंश छाया और कामायनी प्रकाशित हुई सन 1935 में। सन 1928 ईस्वी सुधा के अक्टूबर अंक में कामायनी के चिंता सर्ग का अंश छाया और कामायनी प्रकाशित हुई सन 1935 ईस्वी में। यदि इसके लेखन का आरंभ 1928 से मान लिया जाए तो कवि को इसे पूरा करने में 7 वर्ष लग गए थे। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह। तो ये बच्चन सिंह का कथन है। कामायनी एक असफल कृति है। कामायनी एक असफल कृति है।
यह कथन इंद्रनाथ मदान का है। यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। 75वां प्रश्न है। आज थोड़ा सा साथियों मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए आपको थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए मैं अपने कार्य के लिए प्रतिबद्ध हूँ। साथियों कैसी लग रही है प्रैक्टिस? प्रश्नों का संकलन कैसा है आप ज़रूर बताएं। हालांकि आज ऑनलाइनर के रूप में कराया जा रहा है, क्वेश्चन और सीधे आंसर, उस पर कोई चर्चा नहीं, इसके लिए मैं आज माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग अपना कमेंट ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी शुरू के 100 प्रश्न, और ये थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं, तो अगर आप शुरू के 100 भी पढ़ लेते हैं फिर भी आपका काम टीजीटी पीजीटी के लिए चल जाएगा। उसके बाद मैं इसे फिर से करवाऊंगा क्योंकि मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ। कामायनी पर रचित रचनाओं और उनके रचनाकारों के संबंध में असुमेलित हैं। कामायनी एक पुनर्विचार 1961 ईस्वी। मुक्तिबोध कामायनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि नगेंद्र। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं नगेंद्र। यदि मैं कामायनी लिखता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। डी विकल्प सही है, ये इनकी नहीं। कामायनी महाकाव्य के सर्गों को व्यवस्थित कीजिए। तो अभी पहले पेपर में चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा ऐसे आपको याद करवाया जा रहा था। अगर आपको थोड़ा भी याद रहेगा तो आप सही कर लेंगे। प्रसाद जी के संबंध में निम्नलिखित में सही तथ्य नहीं है। प्रसाद जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? प्रसाद का खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है, सही है। प्रसाद की पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात है, बिल्कुल सही बात है। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला माना जाता है। जयशंकर प्रसाद का पहला काव्य ग्रंथ आंसू है, ये बिल्कुल गलत है। 78वां प्रश्न है। आंसू काव्य को जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार किसने कहा है? आंसू काव्य को जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार किसने कहा है? नंदुलारी वाजपेयी जी ने कहा है, सी विकल्प सही है यहाँ पर। प्रसाद जी के आंसू काव्य के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। प्रसाद जी आंसू काव्य को कामायनी के एक सर्ग के रूप में रखना चाहते थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आंसू काव्य को अतिशय भावुकता कचाई कैशोर प्रयोग तथा यूटोपिया लक्षित काव्य कहा है। आंसू के पहले संस्करण में कुल 190 छंद थे, यही गलत है। आंसू काव्य के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1925 में हुआ था, बिल्कुल सही है। रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम कविता किसे माना है? रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम कविता भारत माँ की वंदना को माना है। भारत माता की वंदना निराला की प्रथम कविता माना रामविलास शर्मा ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सरोज स्मिथ हिंदी का प्रथम शोक गीत है, बिल्कुल सही है। बादल राग कविता परिमल काव्य संग्रह में संग्रहित है। राम की शक्ति पूजा कविता भारत मित्र पत्रिका में पहली बार छपी थी। राम की शक्ति पूजा में कुल 16 छंद हैं, ये गलत है, ये लंबी कविता है, बहुत सारे छंद हैं इसमें। निम्नलिखित में से किस छायावादी कवि को शब्द शिल्पी कहा गया है?
शब्द शिल्पी बनाए। शब्दों को बनाने वाला शिल्पकार किसे कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? लोकायतन गांधी जी के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। लोकायतन महाकाव्य की कथा 7 द्वारों में, ध्यान रहे 7 द्वारों में विभक्त है। अध्यायों के नाम द्वार रखे गए हैं। लोकायतन महाकाव्य 2 खंडों में विभाजित है। लोकायतन में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वीणा बताया है। डी विकल्प यहाँ पर असंगत है। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें। 84 है। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें। पंत ने पल्लव को कल्पना का बेहवल बाल कहा है। पंत ने पल्लव को कल्पना का बेहवल बाल कहा है, बिल्कुल सही बात है। पंत ने वीणा काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुर्महा प्रयास कहा। पंत जी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नम्र अवज्ञा नामक कविता के माध्यम से खारिज किया। पंत जी को, ये पंत है, नंदुलारे वाजपेयी ने संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा है। पंत जी को नंदुलारे वाजपेयी ने संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा है। बिल्कुल यही बात है, किसी और ने कहा है इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि। आओ प्यारे तारे आओ मेरे आंगन में बिछ जाओ, आओ प्यारे तारे आओ मेरे आंगन में बिछ जाओ नामक प्रसिद्ध कविता किस छायावादी कवि की पहली कविता मानी जाती है? तो ये महादेवी वर्मा की है। जब ये 7 वर्ष की थी तो इन्होंने ये कविता लिखी थी। तो ये महादेवी वर्मा की कविता है। 86 आत्मिका संधिनी गीत पर्व दीप गीत नीलांबरा आदि किस छायावादी कवि के काव्य संग्रह हैं? आत्मिका संधिनी गीत पर्व दीप गीत नीलांबरा आदि किस छायावादी कवि के काव्य संग्रह हैं? तो ये महादेवी वर्मा के हैं। 87 है अर्चना सी आरती सी यह विदा बेला, अर्चना सी आरती सी यह विदा बेला यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि के महाप्रस्थान पर महादेवी जी ने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर के। उनके निधन पर इन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी। 88 नंबर पर आ गए हैं। असुमेलित विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर असुमेलित है पिंजरा पोल हरिशंकर परसाई का नहीं है, बाकी सभी सही है। चना चबेना ईश्वरी प्रसाद शर्मा, चरखा स्त्रोत वियोगी हरि, जीवन और यौवन आरसी प्रसाद सिंह। 89 निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह रामकुमार वर्मा द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह रामकुमार वर्मा द्वारा रचित नहीं है? तो वह एक तारा है। महादेवी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? महादेवी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? महादेवी की खड़ी बोली में रचित पहली कविता दिया है। निहार की भूमिका हरिऔध जी ने लिखी थी, पहले भी आ चुका है आज ही। निराला ने महादेवी को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था। प्रसाद जी ने महादेवी को वेदना की मधुमेह पीड़ा कहा है। वेदना की मधुमेह पीड़ा कहा है, तो ये गलत है। प्रकृति पंथ की सौंदर्य दृष्टि का सहज आलंबन है। प्रकृति पंथ की सौंदर्य दृष्टि का सहज आलंबन है और उनकी वाणी का सहज विषय। यह कथन किसका है? डॉक्टर देवराज का है। ए विकल्प सही है। पंत जी सुंदर के ही कवि हैं। पंत जी सुंदर के ही कवि हैं, यद्यपि उनका सुंदर शिव और सत्यम से सोने नहीं है। यह कथन डॉक्टर नागेंद्र जी का है। बी विकल्प सही है।
सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सुमित्रानंदन पंत को रचनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ग्रंथि स्वर्ण किरण चिदंबरा लोकायतन। ग्रंथि स्वर्ण किरण चिदंबरा लोकायतन। महादेवी वर्मा की कौन सी रचना उनके मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई? महादेवी वर्मा की कौन सी रचना उनके मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई थी? अग्निरेखा मरणोपरांत प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेमिका श्यामा को लक्ष्य करके कौन सी रचना की है? जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेमिका श्यामा को लक्ष्य करके कौन सी रचना की है? तो उन्होंने आंसू रचना की है। कामायनी के संबंध में असत्य विकल्प है। कामायनी के संबंध में गलत कौन सा कथन है? कामायनी एक असफल कृति है। इंद्रनाथ मदान। कामायनी एक रूपक काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी मधुर रस से सिक्त महाकाव्य है। रामरतन भटनागर। कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। डी विकल्प यहाँ पर असंगत है। 97 197 प्रश्न हो गए हैं। कामायनी के सर्गों का सही क्रम क्या है? स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन। निर्वेद के बाद दर्शन आता है। ये दा है और ये दा है, दोनों अगल बगल ही रहेंगे। दर्शन रहस्य, ये विकल्प सही है यहाँ पर। 98 कामायनी के पात्रों और उनके प्रतीकों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कामायनी के पात्रों और उनके प्रतीकों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। देव अबाध इंद्रिय बोध का प्रतीक माना है। कैलाश मानसरोवर मोक्ष का प्रतीक। वृषभ धर्म का प्रतीक। ईड़ा हृदय का प्रतीक। यही गलत है, बाकी सभी सही है। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। काम, पूर्व नाम यज्ञ, ईड़ा, इला, संघर्ष, युद्ध, निर्वेद, त्याग। यही गलत है। निम्नलिखित में से किस छायावादी साहित्यकार ने साहित्यकार संसद नामक ट्रस्ट की स्थापना की थी? तो महादेवी वर्मा ने की थी। अतः 200 प्रश्न पूरे हुए साथियों। जो साथी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। आज के लिए इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।